आज हम पद परिचय के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने विकारी पदों का परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने संज्ञा पद का परिचय, सर्वनाम पद का परिचय, विशेषण पदों का परिचय और क्रिया पदों का परिचय पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अविकारी पद का परिचय। अविकारी पद जो है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है क्रिया विशेषण। तो किसी भी अविकारी पद का जब हम परिचय देते हैं तो उस समय हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अविकारी पद का परिचय देने के लिए, क्या कि अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो होते हैं, ये किसी भी लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए हमें जो है लिंग, वचन और कारक बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका कोई प्रभाव ही नहीं होता, ठीक है। तो हमें अव्यय का प्रकार, यानी कि उसका जो उपभेद है वो बताना ज़रूरी होता है, और उसकी जो विशेषता है वो, और अन्य पदों से जो संबंध है ये बताना होता है। तो कुल मिलाकर के ये 3 चीज़ें बतानी अनिवार्य होती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी पद का परिचय देंगे तो हमें उसका जो उपभेद है, उसकी विशेषता और उसका अन्य पदों से संबंध, ये 3 चीज़ें बतानी होगी। तो आइए अविकारी पदों का परिचय प्रारंभ करते हैं। तो अविकारी पदों के अंदर सबसे पहला जो भेद मैंने बताया था वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण पद के परिचय के लिए जो चीज़ें बतानी होगी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जैसे विशेषण की परिभाषा क्या थी, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। तो क्रिया विशेषण में क्या होगा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, बहुत आदि। जो क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो भेद है इसका वो है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराता है। समय का बोध करवाएगा। काल से अपन समझते हैं तो क्रिया के घटित होने के समय का बोध करवाता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, कब जाओगे, ठीक है। तो जाना क्रिया है, कब जो हो गया ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। तो आज, कल, परसों,
अब, तब, अभी अभी, प्राय, प्रतिदिन, ठीक है ना। इस प्रकार के जो समयवाचक शब्द हैं ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण में होंगे। दूसरा जो है, दूसरा भेद है इसका स्थानवाचक। इसमें क्या होगा आप समझ गए होंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में यहाँ समय का बोध हो रहा था तो यहाँ स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होगा, बाकी सब चीज़ें सेम। क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है। स्थान का मतलब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है, स्थानवाचक। तीसरा जो भेद है वो है रीतिवाचक। रीतिवाचक से आपको समझ में नहीं आया होगा कि रीति का मतलब क्या होता है। रीति का मतलब होता है तरीका, कि क्रिया किस ढंग से घटित हो रही है। तो क्रिया के घटित होने के तरीके का बोध होता है, या यूँ लिख लो विधि का बोध होता है, विधि या फिर रीति का बोध होता है, या तरीके का बोध होता है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीति कैसे, तरीका कैसे हुआ, विधि कैसे कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लें, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, ठीक है, चलना क्रिया है, ठीक है। अब क्रिया कैसे घटित हो रही है, कि क्रिया का जो तरीका है वो कैसा है, धीरे धीरे। जो धीरे शब्द है, धीरे धीरे, ये जो है ये आपके रीतिवाचक हो गए। तेज चलो, झटपट चलो, ठीक है ना। तो ये सब जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, जो क्रिया के घटित होने के तरीके का बोध कराता है, भाई क्रिया ऐसे हुई। चौथा जो है ये है आपके परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। परिमाण का मतलब क्या होता है, आगे भी पढ़ा है हमने, विशेषण के अंदर परिमाण पढ़ा है। तो परिमाणवाचक का मतलब क्या होगा। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मात्रा, तोल, माप आदि। तो क्रिया का परिमाण व्यक्त किया जाता है। जैसे इसकी परिभाषा होगी, जो शब्द क्रिया की अधिकता, न्यूनता, आदि परिमाण का बोध करवाते हैं। परिमाण का मैंने मतलब बताया था, मात्रा या माप तोल, ठीक है। मात्रा या माप तोल कैसे हुआ जैसे कितना, इतना, उतना, जितना, ये सब जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये तो क्रिया विशेषण हो गए और क्रिया विशेषण के चारों भेद हो गए। अब हमें क्रिया विशेषण की जब भी हम उसका पद परिचय देंगे, उसकी पहचान बताएंगे, तो हमें क्रिया विशेषण की पहचान के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको उसका उपभेद, फिर उपभेद के बाद आप क्या बताएंगे, उपभेद के बाद हमें जो है उपभेद और उसकी विशेषता,
उपवेद के बाद उसकी विशेषता, और विशेषता के साथ जो है इसका संबंध, ये सब चीज़ें बतानी है। किसके लिए? पद परिचय है। तो यहाँ पर को ये चीज़ें बतानी, जैसे उदाहरण लेते हैं, वाक्य होगा श्याम वहाँ गिरा था। ठीक है, अब गिरा ये तो हो गई क्रिया, तो क्रिया विशेषण वहाँ। ठीक है, तो वहाँ शब्द का अपन पद परिचय देंगे। तो वहाँ का पद परिचय देने के लिए हमें बताना है कि ये क्या है? क्रिया विशेषण है। ये तो अपन को समझ में आ गया। अब क्रिया विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण कौन सा है? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, ये सब चारों चीज़ें अपन ने किस में ली थी? ये स्थानवाचक। तो ये हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला नंबर आता है विशेषता। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब विशेषता क्या बताएंगे? तो गिरा क्रिया का स्थान व्यक्त करता है, इसकी विशेषता है। ठीक है, और लास्ट रहा संबंध। तो सीधा सा संबंध ही है कि गिरा क्रिया की विशेषता है कि वो वहाँ पर स्थान की विशेषता बता दी, भाई कहाँ गिरा था। तो ये चीज़ें अपन को उसमें बतानी है। संबंध तो यही है कि भाई गिरा क्रिया का विशेषण है। क्रिया विशेषण है, गिरा क्रिया का क्रिया विशेषण है। बस ये इसकी पहचान होगी। 1, 2 और 3, ये तीनों चीज़ें इसकी क्लियर होगी। ठीक है, तो अविकारी पदों के परिचय के लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। हमें उपवेद, विशेषता और उसका संबंध, बस ये 3 चीज़ों का पता रखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो है अविकारी पद, उसमें नाम आता है दूसरे नंबर पर समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा जो भेद है यह है समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक, इसमें क्या होगा? समुच्चय कहते हैं समूह को। इसमें क्या होगा? जो अव्यय पद किन्हीं दो पदों या वाक्यों को, जो अव्यय पद किन्हीं दो पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समुच्चय बोधक अविकारी या समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण
समुच्चय बोधक अविकारी शब्द समुच्चय बोधक अविकारी शब्द या पद कहलाते हैं। ठीक है। समुच्चय बोधक में क्या होता है, ये मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ये है समानाधिकरण, समानाधिकरण समान अधिकरण वाले, और दूसरा जो है यह है व्यधिकरण। अब इसको समझना है कि समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है। जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा मुख्य वाक्य से जुड़ते हैं। ठीक है, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ेंगे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। और जो व्यधिकरण है, ये मुख्य वाक्य से के साथ जो है एक से अधिक वाक्य अगर कोई जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने का काम करते हैं। यूँ मान लीजिए कि जो वाक्य के प्रकार हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, उनमें एक तो संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य के लिए जिन अविकारी शब्दों का अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो समानाधिकरण अविकारी शब्द होते हैं, और जो मिश्रित वाक्य है के लिए जिन अविकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो व्यधिकरण वाले होते हैं। समानाधिकरण में क्या होता है, दो समान वाक्य जोड़े जाते हैं, दो समान वाक्य या दो समान पदों को जोड़ा जाता है। मतलब दो एक ही महत्व वाले शब्द हों, जैसे राम श्याम। ठीक है, दोनों बराबर के हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो बीच में लगाएंगे राम और श्याम, तो और जो शब्द हो गया ये समानाधिकरण में हो गया। ठीक है, तो समानाधिकरण के लिए उदाहरण जो है और, तथा, आदि, या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं, तो, ना, परंतु, किंतु, पर, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, अतः, अतएव, इसलिए, सो, फलतः, ये सब समानाधिकरण में आते हैं। व्यधिकरण में, तो व्यधिकरण में क्या होता है, मुख्य वाक्य तो एक ही होता है। ठीक है, यहाँ दो मुख्य वाक्य होते हैं, दो मुख्य वाक्य या फिर पद होंगे। यहाँ मुख्य वाक्य एक होगा, साथ जो है एक या एक से अधिक वाक्य उपवाक्य। तो मुख्य वाक्य एक हो गया, इसके साथ में उपवाक्य जोड़े जाएंगे, तो ये हो गया व्यधिकरण। व्यधिकरण के उदाहरण क्या क्या है सुनिए, जैसे क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि। ठीक है। दूसरे हैं उद्देश्यवाचक, जिसमें जो कि, ताकि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब, जो, अर्थात, मानो, आदि, ये सब जो हैं व्यधिकरण वाले होंगे। तो ये समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्द हो गए। अब हमें इनके पद परिचय के लिए क्या करना है, जैसे उदाहरण आता है, सीता और गीता बहिनें हैं। ठीक है, अंडरलाइन और के नीचे आया। तो अब हम देखेंगे कि ये जो शब्द है ये किसके बीच में लगा हुआ है, तो हमें और का पद परिचय देना है। और का पद परिचय के लिए देखो, इधर सीता है और इधर गीता है। संयुक्त वाक्य में मैंने राम और श्याम का एक उदाहरण आपके सामने रखा हुआ है। तो
और जो है सीता और गीता के बीच में आया हुआ है। सीता भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गीता भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मतलब दोनों का महत्व बराबर है। अब चाहे गीता को आगे रख दो, सीता को पीछे रख दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो और है ये किस में डालेंगे अपन? और को अपन समानाधिकरण में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो मुख्य पदों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो और समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी पद हो गया। ठीक है, और दूसरी पहचान हमें क्या बतानी है? दूसरी पहचान हमें ये बतानी है कि ये जो है इसकी विशेषता क्या है। तो सीता व गीता को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और तीसरा रहा संबंध। तो यही संबंध भी है कि भाई मुख्य करता है सीता और गीता, मुख्य संज्ञा है, तो इनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये इसका संबंध हो गया। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से हमें इसका परिचय देना है। ठीक है, अब जो है अगला है, ये है संबंध बोधक अविकारी शब्द। कौन सा? संबंध बोधक। संबंध बोधक से आप समझ गए होंगे कि संबंध में क्या होगा। संबंधों को व्यक्त किया जाएगा। संबंध बोधक के अंदर क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद को जो है संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? संज्ञा व सर्वनाम पदों का अन्य पदों से संबंध प्रकट करने वाले पद जो है संबंध बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कैसे होगा देखो, तो ये बताता हूँ मैं आपको उदाहरण के तौर पर। संबंध बोधक में ऊपर नीचे आगे पीछे अंदर बाहर ये सब इस प्रकार से आएंगे। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, निमित्तवाचक, विरोधवाचक, सादृश्यवाचक, तुलनात्मक, विनिमयवाचक, संग्रहवाचक, हेतुवाचक, ये इसके अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, हम इनके उपभेदों में नहीं फंसेंगे। हम सीधा अगर संबंध बोधक अविकारी पद भी लिखते हैं तो ये मान्य है। क्यों? क्योंकि समुच्चय बोधक और संबंध बोधक लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो हम इनकी पहचान करके अगर लिख सकते हैं कि ये समुच्चय बोधक है या संबंध बोधक, तो भी हमारे लिए ये उतने ही नंबर को दिलाने वाला है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर लेता हूँ मैं। जैसे संबंध बोधक के अंदर है, ट्रेन समय से पहले आ गई। ठीक है, ट्रेन समय से पहले आ गई। ठीक है, अब जो है
ट्रेन तो संज्ञा हो गई, ठीक है। अब इसका संबंध जो है वाक्य के अन्य पदों से बताया जाता है। कौन बता रहा है? समय से पहले ये बता रहा है ना। तो अपन जो इसका समय तो खुद काल हो गया, तो अपन जो इसका पद परिचय देंगे वो देंगे से पहले, इसका देंगे। तो ये क्या है? ये संबंध बोधक अव्यय है और कालवाचक है। कालवाचक संबंध बोधक, क्योंकि समय के बारे में बता रहा है ना। कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। तो इस प्रकार से हमें इसकी पहचान बतानी होगी। तो क्या करना होगा, आप इसके बारे में लिख लीजिए। इनके जो भेद हैं वो, पहला जैसे कालवाचक, ये काल का बोध करवाएगा। दूसरा जो भेद है यह है स्थानवाचक, ये स्थान का बोध करवाएगा, ठीक है। तीसरा जो है यह है दिशावाचक। चौथा जो है यह है साधनवाचक। दिशावाचक दिशा का बोध करवाता है, साधनवाचक साधन का बोध करवाएगा। पांचवा है निमित्तवाचक। निमित्त मतलब कारण। छठा जो है विरोधवाचक। अब आप कहेंगे ये चीज़ें क्रिया विशेषण में भी आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो शब्द आएंगे ये सारे शब्द जो है संज्ञा और सर्वनाम पद के जस्ट बाद आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। छठा हो गया विरोधवाचक। सातवां जो है यह है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक। आठवां जो है यह है आपके तुलनात्मक। ठीक है। सादृश्यवाचक मतलब समानता, तुलना करते हैं, समानता करते हैं, वो सादृश्यवाचक। इसकी तरह, ठीक है। तुलनात्मक में इसके सामने, इसकी बल्कि, इसकी अपेक्षा, ऐसे शब्द आएंगे। अगला है नौवा विनिमयवाचक। विनिमय जानती है? आदान प्रदान। इसके बदले, इसके सिवा, इसके अलावा, अतिरिक्त। 10वां है संग्रहवाचक, ठीक है। और 11वां जो है यह है हेतुवाचक। हेतु, हेतु मतलब कारण, सिवा, इसके लिए, इसके वास्ते, इस कारण, ये सब जो है संबंध बोधक अभिकारी पद होते हैं, अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये सब संबंध बोधक कहलाएंगे। अब अगर बात करें कि जो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक इत्यादि हैं, तो इनमें कैसे होगा, तो उदाहरण के तौर पर देखो, घर के पीछे बगीचा है। क्या उदाहरण है? घर के पीछे बगीचा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, घर संज्ञा हो गई, इसके जस्ट बाद आया पीछे, के पीछे। तो जब हम परिचय देंगे तो के पीछे का देंगे, ठीक है। ये क्या है? संबंध बोधक है। स्थानवाचक कह सकते हैं, क्योंकि स्थान का बता रहे हैं। स्थानवाचक संबंध बोधक, अब ये शब्द हो गया, ठीक है। अब विशेषता क्या है? बगीचे का स्थान बता रहे हैं, और संबंध क्या है? घर संज्ञा का संबंध शेष पदों से बताता है। बस ये इसकी पहचान होगी। तो बगीचे का स्थान बताया, ये इसकी विशेषता है।
और घर के साथ इसका संबंध, घर का जो है, घर संज्ञा जो है उसका वाक्य के अन्य पदों के साथ में ये जो अव्यय शब्द हैं ये संबंध जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से 1, 2 और 3 ये इसकी पहचान होगी। ठीक है। अब जो है अविकारी पदों के अंदर ही अंतिम जो है उसकी ओर चलते हैं। चौथा जो इसमें आता है ये है विस्मयादि बोधक अविकारी पद। ये आपने बहुत पढ़ा हुआ है, आप इसके बारे में पहले भी बहुत कुछ जानते हैं। विस्मयादि बोधक, इसमें क्या होता है, बहुत ईजी है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द में क्या होता है, ये चौथा भेद है इसका। तो विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द के लिए हमेशा जो है इसकी पहचान ये रहेगी कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष मतलब खुशी, शोक, दुख, घृणा, तिरस्कार, ठीक है, जुगुप्सा, भय आदि को व्यक्त करते हैं, ये सब विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। क्या करेंगे, ये हर्ष, शोक, विषाद, घृणा, जुगुप्सा, तिरस्कार आदि का बोध करवाते हैं। आदि का बोध कैसे, जैसे अरे वाह, छी गंदा है, अरे ओ है, हे आदि, ये सब जो मनोभाव हैं, हमारे मन के विकार हैं, उनकी अभिव्यक्ति करता है। जो अव्यय शब्द, यूँ लिख सकते हैं, जो अव्यय शब्द मनोविकारों को व्यक्त करते हैं या मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। ये जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है हर्ष सूचक। हर्ष सूचक, हर्ष में क्या होगा, अरे वाह, शाबाश, बहुत खूब, शाबाश, ये सब हर्ष सूचक आते हैं, खुशी होती है। दूसरा है शोक सूचक। शोक सूचक में क्या होगा, इसमें दुख होगा, हाय, ओह, उफ, राम राम आदि जो शब्द हैं ये शोक सूचक में आएंगे। तीसरा जो शब्द है, तीसरा जो इसका है, ये है भय सूचक। भय से आप समझ ही गए होंगे, डर, डर की सूचना देता है, अरे बाप रे, अरे रे रे रे, तो ये डर है। चौथा जो है आश्चर्य सूचक। आश्चर्य होगा, आश्चर्य कैसे, क्या है, अच्छा आदि जो है ये आश्चर्य सूचक में आएंगे। पांचवा जो है तिरस्कार सूचक। तिरस्कार, किसी का अपमान या किसी से हीन भावना होती है, तो वो कैसे होगा, उसका देखिए, छी, हट, धिक्कार है, लानत है, तो ये शब्द जो है तिरस्कार सूचक के होते हैं। छठा जो है ये है आपके स्वीकार सूचक। स्वीकार कैसे, अपनाना, किसी चीज़ को हामी भरना या अपनाना, जी हाँ, हाँ जी, इस प्रकार के जो शब्द है स्वीकार सूचक है। सातवें नंबर पर आता है अभिवादन सूचक। अभिवादन मतलब स्वागत। स्वागत कैसे कहते हैं, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, आदाब, बधाई हो, ये सब अभिवादन सूचक है। आठवां जो है यह है चेतावनी सूचक। चेतावनी कैसे, किसी को धमकी देते ना, सावधान, तो ये सब चेतावनी सूचक आते हैं, होशियार, खबरदार, सावधान। नौवां जो है यह है कृतज्ञता सूचक। कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब किसी के किए हुए एहसानों को मानना। कैसे, धन्यवाद जी, शुक्रिया,
धन्यवाद, ठीक है, जिंदाबाद, ये सारे जो हैं कृतज्ञता सूचक में आते हैं। अब क्या करना है, अब हमें जो है इसका जब भी हम पद परिचय देंगे तो वो कैसे होगा। वाक्य देखिए, उदाहरण के तौर पर, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो सबसे पहली पहचान विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है। वह का हमें पद परिचय देना है। अब वह जो शब्द है, वाक्य के आधार पर हमें क्या पता चल रहा है, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो इससे क्या पता चल रहा है, वह जो है ये किस में आएगा, इनमें से हर्ष, खुशी हो रही है या दुख हो रहा है या डर लग रहा है। तो हमने देखा वह, ये जो है हर्ष, खुशी के बारे में आ रहा है, तो हर्ष सूचक विस्मयादि बोधक अवयव होगा। ठीक है। अब आगे वही चीज़ें, वाक्य से संबंध, तो जो है दृश्य की सुंदरता के बारे में बताता है कि इससे देखने वाले को कितनी खुशी हो रही है, ठीक है, इसके संबंध हो गए। इस प्रकार से हमें बताना है, तो मुख्य उपभेद बताना है। तो आज जो है पद परिचय का हमारा चैप्टर समाप्त होता है, और सभी जो है इसका अभ्यास करें। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज़्यादा क्वारीज आएगी, तो समझने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है।